नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। आज दो अहम खबरें हैं जो विस्तार से जिनके बारे में चर्चा करेंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। एक खबर है बिहार के शिक्षा मंत्री के एक बयान को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जातियों के बीच में, धर्म के बीच में, लोगों के बीच में द्वेष फैलाने की, दरार डालने की कोशिश की है। वो अभी भी अपने बयान पर टिके हुए हैं। उसके पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई भारी चूक की। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के इतने करीब आ गया कि उन्होंने, जब प्रधानमंत्री ने अपना हाथ बढ़ाया तो उस व्यक्ति को वो छू पाए और कैसे आने दिया गया। कर्नाटका में ये घटना हुई, जो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार की खबर से, जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों मचा हुआ है? ये जो पूरी कहानी है, ये बिहार के शिक्षा मंत्री की को लेकर पूरी कहानी है। ये हैं साहब शिक्षा मंत्री जी, चंद्रशेखर साहब जो हैं शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। इनका एक विवादित बयान है। इसको देकर अब ये चर्चा में आ गए। क्यों चर्चा में आ गए? इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये रामचरितमानस, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इनका यह भी कहना है कि ये जो है, इस जो अपने बयान पर जब इनका विरोध हुआ तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर अभी भी टिका हुआ हूं। अब इसको मामले को सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल की ओर से इनके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज हो गई है। बिहार में जो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मनुस्मृति और रामचरितमानस जो है वो और सदाशिव राव गोवालकर की जो बंच ऑफ थॉट्स है, यानी कि ये जो सब किताबें हैं, ये ग्रंथ जो हैं, ये नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। नफरत, देश को महान यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गए थे, वहां पर इन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं ये बताने के लिए कि किस बात पर इतना बवाल है उस बयान से जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर साहब ने दिया था। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। तो इस बयान को लेकर इस वक्त बड़ा विवाद हो गया है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो आहत महसूस कर रहे हैं। काफी सारे मंत्रियों ने और खासकर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनके खिलाफ बिल्कुल मोर्चा खोल दिया है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पहले सुन लीजिए कि इनके विरोध में किस तरीके से बीजेपी के नेता कूद पड़े हैं और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से जब यह सवाल पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? ये जो वक्तव्य दिया है बिहार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। मैं उसकी पूरी भर्त्सना करता हूं। ये प्रभु राम की कथा रामचरितमानस जो हजारों साल से पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया को प्रेरणा देती है, उसको कहें नफरत फैलाती है। क्या मतलब है इसका? ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। रामचरितमानस को लेकर कही कि उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड को लेकर कही। संपूर्ण रामचरितमानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड, सुंदरकांड में जो छंद हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी,
सकल तारना के अधिकारी। कौन गा रहा है? तो ये उनकी सफाई थी। जब बयान बाजी हुई उस पर, तो ये चंद्रशेखर साहब की सफाई थी कि मैंने सब रामचरितमानस को लेकर नहीं कहा, सिर्फ सुंदरकांड को लेकर ये बातें कही हैं। इसी पर बात करने के लिए और इससे जो राजनीतिक विवाद पैदा हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त बिहार के दो बड़े वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुशील मोदी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं जेडीयू के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील मोदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि आप, क्योंकि नीतीश कुमार साहब को भी अच्छे से जानते हैं, आप बिहार की जो पूरी राजनीति है उसको भी अच्छे से जानते हैं, तो ये सरकार का बयान आपको लगता है, एक पार्टी का बयान आपको लगता है, या एक इंडिविजुअल का बयान, व्यक्ति का आपको बयान लगता है? नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं ना, और शिक्षा मंत्री हैं, और वह रामचरितमानस के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं उसके लिए। और नीतीश जी करें, मुझे तो पता नहीं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया। अब तो देखिए, मैं तो बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि ये शिक्षा मंत्री जिस कॉलेज में जाए घुसने मत दीजिए, काले झंडे दिखाइए, उसका बहिष्कार कीजिए। उस शिक्षा मंत्री में हिम्मत है क्या कि दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों के बारे में इस प्रकार की कोई टिप्पणी कर सकें? और जिस समाजवाद के वो प्रवर्तक हैं, उसके सबसे बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने देश में सबसे पहले रामायण मेला का आयोजन किया, और रामायण की जितनी अलग अलग भाषाओं में जितने भी संस्करण हैं, सबका डॉक्टर लोहिया ने अध्ययन किया, करवाया। तो रामायण मेला का जो प्रवर्तक है डॉक्टर लोहिया, उनका अनुयायी रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है। लोहिया जी ने तो कई लेख लिखे राम, शिव और कृष्ण के बारे में, और आज उनके अनुयायी अगर इस प्रकार की बात बोलते, और नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं। और देखिए, कुछ दिन पहले ही उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्री जगदानंद सिंह, उनका बयान था कि राम मंदिर जिस जमीन पर बन रहा है वो नफरत की भूमि है। तो बताइए ना, ये राष्ट्रीय जनता दल, इनको हिंदुओं का वोट लेना है कि नहीं लेना है? तो हिंदुओं के वोट पर बात आ गई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो आपने उनकी सफाई भी सुनी। वो कह रहे हैं, देखिए, मैंने पूरी रामचरितमानस पे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सुंदरकांड पर और कुछ ऐसी चौपाई हैं जिनको उन्होंने विशेष तौर पर चिन्हित करके कहा है। तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में तो ये सब चीजें, जैसे जैसे सती प्रथा थी और चीजें थी, वो सब ठीक होती रही हैं, कुछ गलतियां थी तो सुधारा गया है। तो कह रहे हैं, मैंने तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी। अरे भी उनसे ये पूछे ना कि शबरी का जिक्र किस कथा में आया है। शबरी तो महादलित समाज से आती थी, जिनके जूठे भेर काहे श्री राम ने। जो निषाद राज हैं, ये मल्ला जाति जो देश के अनेक राज्यों में शेड्यूल्ड कास्ट में आती है, ये वाल्मीकि जो भंगी समाज, वाल्मीकि समाज जो शेड्यूल्ड कास्ट का समाज है, ये उससे आता है, ये उससे आते हैं। तो आप फैक्चुअल क्या बोल रहे हैं? आप फैक्चुअल क्या बात बता रहे हैं कि ये नफरत पैदा करता है क्या? कहाँ रामचरितमानस? और डॉक्टर लोहिया खुद प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ा करते थे। तो इसलिए अगर उनका ये व्यक्तिगत बयान है तो पार्टी कंडेम करे, पार्टी कार्रवाई करे। अगर आपका व्यक्तिगत बयान है तो मंत्री के नाते तो बयान नहीं ना दे सकते हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, कल त्यागपत्र दे दीजिए और जो मन में आए बोलिए, आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन आप शिक्षा मंत्री रहते हुए आप अगर इस प्रकार का बयान देंगे तो इसको क्या माना जाएगा? ये तो सरकार का बयान माना जाएगा, शिक्षा मंत्री का बयान माना जाएगा। ये केवल डॉक्टर चंद्रशेखर का बयान नहीं ना है। और जी सर, मैं लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आपने शुरुआत में ही कहा कि इनको क्या हिंदुओं का वोट नहीं लेना है, तो आपको भी मौका मिल गया है ना हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का, जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसको धर्म के नाम पर पोलराइज करने का। अरे तो आपने बयान क्यों दिया? और अगर वो पोलराइज हम कर रहे हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? और उनको पूछना चाहिए ना कि उनके प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या बयान दिया कि राम का मंदिर जिस जमीन पर बन रहा है वो नफरत की भूमि है। तो राम जन्मभूमि नफरत की भूमि पर बन रहा है। राम का जो जीवन चरित्र रामचरितमानस सब नफरत पैदा कर रहा है। तो अगर इस पर भी हम चुप्पी साध लें क्या? हम इसका विरोध नहीं करें, हम उनको हटाने की मांग ना करें, कोई इसको जस्टिफाई करेगा क्या जो बातें वो बोल रहे हैं? तो इसलिए देखिए, इसको तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता है जी। और वो डिफेंड कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग,
कार्रवाई करने के बजाय उनका समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब कि उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। पर मोदी जी, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आप जो ये शायद एक सोचा समझा एक बयान था, आप ट्रैप में फंस रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि दोबारा से मंडल राजनीति जो है वो कमंडल की राजनीति को किस तरीके से 2024 से पहले मात दे पाए। एक बड़ा जो हिंदुओं का, एक बीजेपी का एक बड़ा नारा चल रहा है कि सारे हिंदू एक साथ, उसमें जाति और उसमें ना बटें, उसको देखते हुए जातिगत राजनीति को ऊपर करा जा रहा है धर्म की राजनीति को काटने के लिए। अरे भाई, बीजेपी ने तो जातीय गणना का समर्थन किया है, हम तो जातीय गणना के पक्ष में हैं। जिस मंत्री परिषद ने 2 जून 2022 को कास्ट सर्वे का निर्णय लिया, उसमें डिप्टी सीएम कौन थे? तेजस्वी यादव थे क्या? बीजेपी के थे डिप्टी सीएम, और बीजेपी सरकार में शामिल थी जिसने निर्णय लिया। प्रधानमंत्री के यहाँ जो डेलीगेशन गया उसमें कौन बीजेपी के यहाँ शामिल नहीं थी मांग करने में? विधानसभा विधान परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ तो बीजेपी उसमें शामिल थी। तो कास्ट सेंसस का तो हम समर्थन कर रहे हैं, उसके विरोध। और देखिए, अब तो मंडल कमंडल का जमाना चला गया। आज तो बीजेपी के पास मंडल भी है और कमंडल भी है। मंडल कमंडल दोनों नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में हम इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं करते। तो जमाना चला गया, आज मंडल वाले लोगों का जमाना चला गया। मंडल वाले लोगों का जमाना चला गया है, लेकिन देखते हैं 2024 से पहले किस तरीके से राजनीति करवट लेती है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी पर जवाब लेने के लिए अब केसी त्यागी जी के पास चलते हैं। केसी त्यागी जी, आपने सुना सुशील मोदी जी क्या कह रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे भी यही सवाल से शुरुआत करूंगा और पूछना चाहूंगा, ये बयान किसका है? सरकार का बयान इसको माने, एक व्यक्ति विशेष का बयान माने, शिक्षा मंत्री का बयान मान लें इसे? अंकित जी, हम तो रामायण की इस चौपाई को पढ़ कर के बड़े हुए हैं। जाके प्रिय ने राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम होत ने परम सने। बचपन में जब हम छोटे थे, राम लीलाओं में जाते थे, तो ये जो वक्तव्य है, ये जो रामायण का तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, ये इसको गाते थे। मेरे मित्र सुशील मोदी जी ने अभी इस बयान को बिहार सरकार का अधिकृत बयान बताया है। वो मंत्री परिषद में भी रह चुके हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। क्या वो स्वीकार करेंगे कि गिरिराज सिंह जी के जितने भी वक्तव्य आते हैं विवादास्पद, क्या उन पर श्री नरेंद्र मोदी जी की मोहर होती है? प्रज्ञा ठाकुर जी बीजेपी की माननीय सांसद हैं भोपाल से, जब वो बयान देती हैं गोडसे की प्रशंसा में गांधी जी के खिलाफ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बैठक में तय होता है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है जिसका सरकार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सर, और हमारा उनसे आग्रह भी है जी, क्योंकि उनसे आग्रह भी मंत्री है हैं, जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे विवादास्पद, हाँ जी, कोई कार्रवाई भी होगी क्या उनके ऊपर? ऐसे विवादास्पद, क्योंकि इसने इतनी बड़ी एक विवाद पैदा कर दिया है। जैसे मैं सुशील मोदी साहब से भी पूछ रहा था कि अब ये बात बिल्कुल धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की तरफ ले जाया जा रहा है इसको। नहीं, उससे खतरनाक बयान तो प्रज्ञा ठाकुर दे चुकी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपिता को अपमानित किया था। राष्ट्रपिता के पदचिन्हों पर चलकर नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए हैं, ऐसा वो कबूल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई अनुषांगिक संगठन, नाम में नहीं लेना चाहता, वो आए दिन गोडसे जी का, अभी पिछले दिनों जन्मदिन मनाया गया नाथुराम गोडसे का, बड़ी गोष्ठी हुई वहां पर ग्वालियर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। तो क्या वो नड्डा जी के कहने से हुए? बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए। ये उनका निजी बयान है, इस पर ना बिहार सरकार की मोहर है और ना मुख्यमंत्री की मोहर है। सर, मैं ये बयान दिया है उन्होंने जाकर के बिहार के एक कोने में। नीतीश कुमार की सद्भावना चल रही है दूसरे कोने में, नंबर 1। नंबर 2, अंकित जी, 26 जनवरी 1950 से पहले यहां कोई संविधान नहीं था। जो संविधान बनाया बाबा अंबेडकर ने महात्मा गांधी के प्रयासों से, उसमें बराबरी, छुआछूत, गैर बराबरी, इसका कोई स्थान नहीं है जी। लेकिन ये मोदी जी को स्वीकार करना चाहिए, सुशील जी को, कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित
हमारी जात व्यवस्था थी, उसमें चार वर्ण थे। जी। रामचरितमानस में इसका उल्लेख है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन आज नारी बराबर की हिस्सेदार है जी। शूद्रों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। और इस तरह की और बीमारियां भी हिंदू धर्म में थी, जैसे विधवा विवाह नहीं हो सकता, जी। सती प्रथा थी, महिला मरना चाहे या ना मरना चाहे उसको चिता में बैठा के जाया जाता था, बिल्कुल। बाल विवाह किए जाते थे, संपत्ति का अधिकार नहीं था। लिहाजा अब जमाना बदला है और बदले जमाने में पुराने जमाने की जो चीजें थी वो इरेलेवेंट हो गई हैं। बिल्कुल, तो जमाना बदला है, सोच ही बदलनी होगी। और जैसे आप बता रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से सरकार की इस पे मुहर नहीं है, लेकिन इस पे राजनीति जो है वो जमकर अपनी मुहर लगा रही है, जमकर इसको देखने को मिल रही है। और विश्वास मानिए ये आखिरी नहीं होने वाला है मौका जब इनके इस बयान के ऊपर अभी कुछ दिन और आफत चलने वाली है। केसी त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमें बताने के लिए विस्तार से। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर बात करेंगे। आज कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से सामने आई, जिसने सब लोगों को थोड़ा डरा जरूर दिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के लिए कर्नाटक के हुबली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी सुरक्षा में चूक देखी। रोड शो के दौरान एक लड़का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि प्रधानमंत्री बिल्कुल उससे हाथ मिला पाए। लड़के ने माला पहनाने की कोशिश की और फिर उसे पीछे सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया। हालांकि हुबली में पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा में सेंधमारी से इनकार किया है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयान करती हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा किस तरीके से होती है, कितना बड़ा सुरक्षा का पूरा घेरा रहता है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी भारी चूक थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है वो एसपीजी करती है, यानी कि विशेष सुरक्षा दस्ता जो है, दल जो है वो तैनात रहता है। 24 घंटे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पे होती है। और अब एसपीजी और किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती, सिर्फ प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को की सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी है। इसमें कई घेरे होते हैं, 1000 से ज्यादा कमांडोज की तैनाती प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए रहती है। एसपीजी में करीब 3000 जवान होते हैं और ऑटोमेटिक गन और 17 mm की पिस्टल के साथ वो लैस होते हैं। Z+ श्रेणी की भी जो सुरक्षा होती है वो भी प्रधानमंत्री, तो पहले एसपीजी बिल्कुल इनर कॉर्डन बनाती है प्रधानमंत्री को जो बॉडी सुरक्षा देने के लिए। उसके बाद Z+ श्रेणी में एनएसजी कमांडोज होते हैं। एनएसजी कमांडोज के पास अत्याधुनिक MP5 बंदूकें होती हैं और काफिले में 1 दर्जन से ज्यादा वाहन शामिल होते हैं, सुरक्षा के जैमर्स और साथ ही साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के व्हीकल। जो आखिरी घेरा होता है वो लोकल पुलिस का होता है। तो आपको इन तस्वीरों से पता चलेगा कि कैसे लोकल पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के प्रधानमंत्री के सबसे आखिरी घेरे में, यानी कि उनके बिल्कुल पास, वो तस्वीरें अगर हम एक बार दोबारा दिखाएं, ये व्यक्ति पहुंच गया था। अब कहा जा रहा है कि इसमें कोई सुरक्षा की ब्रीच हुई नहीं है, कोई सुरक्षा में चूक हुई नहीं है। अगर इसमें सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के इतना करीब पहुंच सकता है और बिल्कुल अंत में जाके एसपीजी उसको हटाती है, तो ये 2 तस्वीरें जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं जाने से पहले। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक है कर्नाटक की और दूसरी है, आपको याद होगा, पंजाब में जब प्रधानमंत्री 5 जनवरी की ये घटना है पिछले साल की, जब वो पंजाब गए थे, दौरे पर थे। हुस्नेवाला जाने के वक्त प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक वहां रुका रहा था। तब कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, उस पर जम के राजनीति हुई थी। प्रधानमंत्री खुद ये कह के आ गए थे कि मैं बचकर वापस आ गया हूं, लेकिन क्या शायद ये बीजेपी शासित राज्य है, इस वजह से इसको ज्यादा तूल नहीं दिया जा रहा। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए सबसे जरूरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम उनकी सुरक्षा को राजनीति के या किसकी सरकार है इसके चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबर में।